दोस्तों, ये कहानी देखने से पहले इसका पहला भाग जरूर देख लें। अपनी कोख में 9.5 महीने ढोकर जन्म दिया उस पुत्र ने न केवल उसकी अवहेलना की, बल्कि अपने माता पिता को कहीं मुंह दिखाने के योग न रखा। वह यह भली भांति जानती थी कि यह सारा ठाट बाट उसे और उसके पति को अपमानित करने के लिए ही है। इस काम में उसका बेटा उन लोगों का साथ देता है। वह सब कुछ भूला हुआ है। गायत्री ने अपने सिर पर दोनों हाथ रखकर श्राप दिया, जिसने मेरे बेटे को टोने टोटके से इस तरह कर दिया उसका सिर फूट जाए। बेटे की पुरानी आदतों को याद करती तो यह विश्वास पक्का हो जाता कि बेटे पर टोना टोटका कर दिया है। बेटा पहले तो ऐसा नहीं था, माँ बाप की बात मानने वाला था। शादी हो गया। कृष्णा जी और गायत्री बेटे को दूर से देख लेते थे। वह शादी सारे मोहल्ले की चर्चा का विषय बन गया। दोनों के संबंध में कहने सुनने को बहुत कुछ था। विभा के पिता को इस बात पर भरोसा था कि उसे एक दामाद मिल गया, भले ही सारे रुपए खर्च हुए हों। 2 महीने बीते चले। एक दिन साहिल अपने घर गया। साहिल शादी के पहले अपना घर छोड़ गया था। तब से पहली बार घर में कदम रखा है। मुख मुद्रा देखने पर ऐसा मालूम होता है कि वह किसी निर्णय पर आ पहुंचा है। आहट सुनकर कृष्णा जी ने सर उठाकर देखा। साहिल थर थर काँप उठा। कृष्णा जी मारे क्रोध के उछल पड़े। क्यों रे, तू इधर क्यों आया? बेटे ने जो वाक्य याद कर रखा था जैसे तैसे कह दिया। मुझे अपना हिस्सा चाहिए। तुझे हिस्सा चाहिए? हाथ उठाते हुए कृष्णा जी आगे कूद पड़े। बेटा चंपत हो गया। इस बीच में विभा के पिता का देहांत हो गया। विभा का गर्भ बढ़ रहा था। घर का खर्च मुश्किल से चलता था। तब उनका एकमात्र सहारा चाचा विजय ही था। उसने साहिल को उपदेश दिया, सुनो, तुम अपने उस दुकान का किराया खुद लिया करो। आखिर सब तुम्हारा ही है। तुम्हारा भी तो हक है। जैसे तैसे उसने बेटे होने के हक से 1 महीने का किराया ले लिया। जब इसकी खबर कृष्णा जी को हुई तो उन्होंने थाने में शिकायत की। पुलिस के सिपाही साहिल को कैद कर ले गए। शाम को चाचा विजय उसे छुड़ा लाया। खैर कहीं चैन नहीं। मोहल्ले वाले फिर आए समझाने, देखो आखिर तुम्हारा ही बेटा है, यूँ दर दर की ठोकरें खा रहा है। थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचो समझो। अंत में कृष्णा जी जमीन का कुछ हिस्सा बेटे को देने के लिए राजी हुए। अब विभा ने एक बच्चे को जन्म दिया। इधर उधर से कर्ज लेने पर ही साहिल यह सारा खर्च संभाल सका। बंटवारे में जो 1/4 एकड़ जमीन मिली उससे उनका गुजारा नामुमकिन ही था। चाचा विजय की मदद से साहिल ने जमीन 10 लाख रुपए में बेच दी। उस दिन रात को पति पत्नी ने भविष्य के बारे में देर तक सोच विचार किया। 8 लाख बचे हुए हैं। विभा को एक युक्ति सूझी, क्यों ना हम एक बिजनेस शुरू करें। साहिल को यह सुझाव पसंद आया। एक दिन की बात है, गायत्री कुछ काम से जा रही थी। सिर उठाकर देखा तो एक लड़की गोद में एक बच्चे को लिए खड़ी थी। गायत्री को यह समझने में देरी न लगी कि वह बच्चा किसका है। गायत्री ने उस लड़की को अपने पास बुलाया। बिटिया, मुन्ने को इधर लाओ ना। वह लड़की गायत्री के पास आई। हाथ बढ़ाने के पहले ही मुन्ना गायत्री की तरफ उछल पड़ा। अगर गायत्री नहीं पकड़ती तो मुन्ना नीचे गिरा होता। उधम मचाता, चीखता चिल्लाता अपनी दादी से हिल मिल गया। उस दिन रात को खाने के बाद जब कृष्णा जी पान खा रहे थे, उसे एक अवसर जानकर जरा संकोच के साथ गायत्री बोली, सुनिए तो, आज एक खास बात हुई है। कौन सी बात? गायत्री ने कहा, खून का रिश्ता बड़ी चीज होती है। हुआ क्या? आज शाम को मैं बाहर जा रही थी। वह मुन्ना दादी कहता हुआ मेरी तरफ कूद पड़ा। अगर मैं हाथ ना बढ़ा लेती तो बच्चा नीचे गिरा होता। मुझे छोड़ जाता ही नहीं। कृष्णा जी ने कहा, परसों मैंने भी उसे देखा। वह मेरी तरफ ही कूद पड़ा। मुन्ना तो बिल्कुल तुम्हारी तरह है। गायत्री ने विरोध किया, ना, मैं कहती हूँ कि वह बिल्कुल अपने दादा की तरह है। इधर साहिल के बिजनेस में
वृद्धि नहीं हुई। बात यह थी कि उसे इन बातों का परिचय न के बराबर था। घर के खर्च के लिए बिजनेस से लेना पड़ता था। शाम का समय था, दोनों घर पर थे। उस दिन भी वह लड़की मुन्ने को लेकर आई। उस दिन वह अपने दादा के हाथों में कूद पड़ा। कृष्णा जी ने मुन्ने का मुखड़ा दादी के मुख से मिलाते हुए कहा, लो, कोई फर्क नहीं। मुन्ने को ले जाते समय बहू से कहने के लिए गायत्री ने एक बात कही, कह दो उससे कि रोज मुन्ने की नज़र उतारे। एक शाम को बेटे के घर से मुन्ने के लगातार बिलक बिलक कर रोने की आवाज़ सुनाई पड़ी। कृष्णा जी और गायत्री घर के पिछवाड़े में खड़े थे। गायत्री ने बेचैनी से पति से पूछा, मुन्ना क्यों बिलख रहा है? कहीं उसका दम ना घुट जाए। मुन्ने की माँ कहाँ गई? शायद वह घर में नहीं है। बच्चा क्यों ऐसा रोता है? उसकी सेहत ठीक नहीं है क्या? बेटा भी उधर नहीं है, वह काम पर गया है। दोनों ने बेचैन होते हुए बेटे के घर में घुस गए। मालूम हुआ कि बहू बेहोश पड़ी है, उसे जोर का बुखार है और मुन्ना जोर जोर से रोए जा रहा है। कृष्णा जी ने झट से पोते को उठाया और गायत्री बहू को संभालने लगी। बड़ी कमज़ोर नज़र आ रही थी विभा। जैसे तैसे बहू को हॉस्पिटल लेकर गए। तब तक साहिल भी वहाँ पहुँच चुका था। जब विभा को होश आया तो उसने पूछा, मेरा मुन्ना कहाँ है? वह अपने दादा और दादी के साथ है। यह बात गायत्री ने बोला। बहू का मुख चमक उठा। हाँ बहू, अब वो अपने दादा दादी के साथ रहेगा। तभी साहिल टोकते हुए बोला, और मैं माँ? कृष्णा जी ने आंखों से आंसू रोकते हुए बोले, तू भी और बहू भी। मुझे माफ़ कर दे बेटा, मुझे तेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। नहीं पापा, माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए। पापा, मैंने यह सबक ज़रूर ले लिया है। धीरे धीरे समय बीतने लगा। अब साहिल विभा अपने असली घर लौट गए। साहिल अपने पिताजी के साथ उनके बिजनेस में हाथ बटाता है और खुशी खुशी वक्त गुजर रहा है। वाकई में विभा एक गुणी और संस्कारी बहू भी है। इससे अच्छी बहू शायद ही वो ला पाती। इस बात की तसल्ली गायत्री जी को है। दोस्तों, आज की कहानी यही समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। साथ ही साथ अगर आप नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी से।